और ये पूरी जो पार्टी हम बना रहे हैं, ये जो आंदोलन को अब संसद में ले जा रहे हैं, ये भी लोगों का ही है। ये जीत हमारी नहीं है, ये हार भी हमारी नहीं है। ये जीत या हार टीम अन्ना की नहीं है, ये जीत या हार अन्ना की नहीं है। ये जीत या हार आपकी है, ये जीत या हार इस देश की जनता की है। अगर इस देश की जनता खड़ी हो गई, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक 50 औरतों की भजन मंडली है, वहां पे गया था। उन औरतों ने कहा कि जब आपकी पार्टी बनेगी तो हम घर घर जाके कैंपेनिंग करेंगे। जिस दिन इस देश की हर औरत अपने घर से निकल के हमारे लिए कैंपेनिंग करने लग गई, जिस दिन इस देश का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर यूथ अपने घर से निकल के कैंपेनिंग करने लग गया, ये तो इन्हीं की जीत है, इन्हीं की हार है। हमें पैसे की क्या जरूरत है? उसके बाद बिना पैसे की जीतेगी। और ये जनता जाएगी संसद के अंदर, हम नहीं जाएंगे संसद के अंदर। Sandeep, you said that this is your voice, your vote. You know, people sitting over here. चलिए, people sitting over here might feel that ये आपकी, चलिए हिंदी में कि ये उनका वोट है लेकिन उनकी आवाज नहीं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। पैट्रिक फ्रेंच ने एक किताब लिखी हाल में, उन्होंने कहा कि 29% जो इस वक्त के हमारे सांसद हैं वो राजनीतिक घरानों से आते हैं। आपकी मां दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आप राजनीति में आए। कांग्रेस के ही 38% ऐसे सांसद हैं जो कि राजनीतिक घरानों से आते हैं। तो ये इन लोगों का वोट है लेकिन इन लोगों की आवाज नहीं, क्योंकि ये आवाज केवल और केवल राजनीतिक घरानों की आवाज है। नहीं, राहुल जी, मैंने ये नहीं कहा था कि आवाज किसी की है और वोट किसका। मैंने ये कहा था कि राजनीति में आवाज उठाने वालों की भी उतनी आवश्यकता है जितने वोट लेने वालों की है। और अगर, क्योंकि हम लोग कभी कभी राजनीति को एक बड़े छोटे पहलू में समझ लेते हैं कि सिर्फ पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, चुनाव लड़ना ही राजनीति है। बल्कि अरविंद जी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, अरविंद जी इस बात को कहते थे कि जब इनको कोई लोग चुनौती देते थे कि नहीं आप लोग राजनीति में क्यों नहीं आते, तो ये कहते थे राजनीतिक हम हैं लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। मैं उस संदर्भ में बात बता रहा था। आपका जो बात कहना है कि क्यों परिवारों से लोग बेहतर आते हैं, वो इसलिए है क्योंकि संगठनों में जिस तरीके से उनकी संरचना बनी है, जिस तरह से उनमें एक आप कहो कमजोरी आई है या शक्ति आई है, दोनों तरफ से कह सकते हैं। उसमें एक व्यवस्था ऐसी बनी कि जो लोग इस प्रणाली से जुड़े हुए थे उनको आसान रास्ते मिले इसमें आने के लिए। और मेरे ख्याल से वो कारण है कि बाहर के लोग उसमें कम। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों है। अगर मैं कहूं गलत है तो मैं कहूंगा मेरा भी राजनीति में आना स्वयं गलत है। अगर मैंने वो निर्णय लिया है तो फिर मुझे उसके बारे में अपना पक्ष भी रखना पड़ता। मैं कह रहा हूं गलत इसलिए भी हो सकता है कि औरों को आप वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आप हमेशा 100 मीटर की रेस में अगर आप 20 मीटर आगे से दौड़ रहे हैं तो 0 मीटर वाला कभी आप तक पहुंच भी नहीं पाएगा। वो बात मैं मानता हूं, लेकिन ये भी मानता हूं व्यवस्था कई जगहों पे ऐसी है, अगर कई दल हैं, चाहे अरविंद जी हों चाहे और हों, इस व्यवस्था में परिवर्तन ला पाते हैं तो मैंने जैसे कहा शायद बेहतर राजनीति का निर्माण होगा। ये बताइए आप दोनों। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है ये बात केवल कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी में भी अगर आपके पिताजी या माताजी पॉलिटिक्स में है तो आपको टिकट मिलती है। इस डायनेस्टिक रूल को भी तोड़ना है, ये भी हमारी राजनीति का आज अभिशाप है, ये कर्स है हमारी राजनीति का, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। आज एक एक टिकट लेने के लिए 2-2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं हम लोगों को, इसको बंद करना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी के टिकट्स हम लोग नहीं देंगे, जनता देगी। जनता के बीच में, जैसे यूएसए में प्राइमरीज होते हैं, जनता से पूछा जाता है कि आप किसको टिकट देना चाहते हो, जनता टिकट देना चाहिए। दैट इज किसी के पिताजी या माताजी वो हैं राजनीति में, इसीलिए उसको टिकट मिले, ये गलत है। 2-2 करोड़ रुपए देके टिकट लेना ये भी गलत है। संदीप, क्या आपको खास चिंता इस बात की है कि अगर अरविंद चुनाव लड़ते हैं, ये भी ईस्ट दिल्ली से आते हैं, आप भी ईस्ट दिल्ली से आते हैं, तो हो सकता है कि 2014 में आपका मुकाबला इन्हीं से हो, इसलिए अभी से कह रहे हैं कि मैं तो अरविंद की साइड पे हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और अरविंद जी को मैं काफी समय से जानता हूं, पर वो बात अलग है। देखिए, राजनीतिक चुनाव में जो भी सामने आएगा वो राजनीति में उस चुनाव में मेरा प्रतिद्वंद्वी होगा। हम हैं, हमारे दल हैं, हमारी बात है, हमारा काम है, अच्छा हो बुरा हो उसको सामने पेश करके हम जनता के बीच में जाएंगे, वो अलग बात होती है। लेकिन देखिए, एक चीज मैं और बताऊं, राजनीति को केवल चुनाव और चुनाव के जीत हार से में सिमट के रख देना एक बहुत बड़ी कमजोरी है हम सबकी। और कई बार हमने देखा है कि उसको सिमट के रखने में जो उसके बहुत और से बदलाव करने में जो उसकी शक्तियां आ सकती हैं, वो हम कहीं खो बैठते हैं। इसलिए ये मेरे सामने आते हैं, इनकी पार्टी का कोई सामने आता है, मुझे दोबारा टिकट मिलती कि नहीं, वो तो सब सवाल हैं जब 2014 में पहुंचेंगे। लेकिन ऑल दैट आई कैन से इज इफ देयर इज अ वर्दी ओपोनेंट देन ही इज।
If there is a worthy opponent, then he is. That's a very big comment coming from you. अरविंद केजरीवाल छोड़ेंगे? अब तो तुमने वर्दी अपोनेंट बोल दिया, ये सीट छोड़ दीजिए, दूसरी पकड़िएगा कि यही पकड़िएगा आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संदीप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और आंदोलन के दौरान इन्होंने लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग में काफी मदद की थी, हालांकि इनकी पार्टी नहीं मानी इनकी बातों को। संदीप जी बहुत अच्छे मित्र हैं जी, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उन सबको चिंता हो रही कि अरविंद कहां से लड़ेगा, उसकी सीट थोड़ी फंस सकती है, तो ये बात तो है ही। लेकिन अरविंद, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पहले टीम अन्ना थी, अब वो टीम अरविंद बन गई है। आपने एक मुहिम शुरू की भ्रष्टाचार के खिलाफ, सब लोग आपके साथ जुड़े, अब आप पूरी तरीके से राजनीति में आ गए और जितने भी लोग आपके साथ थे, किरण बेदी हुई, संतोष हेगड़े हुए, सब एक एक करके साइड हो रहे हैं। अन्ना ने भी कह दिया कि मैं बाहर से ही इसको सपोर्ट करूंगा। तो आपको नहीं लगता, सब कहते हैं कि अरविंद की मनमानी चलनी चाहिए, जो अरविंद ने कहा वही सही, बाकी सब गलत। आपको नहीं लगता कि आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, तानाशाही के खिलाफ हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप जिस तरीके से चलाते हैं खुद तानाशाह हैं? नहीं, ये सब गलत है। आप मीडिया वालों ने गलत बातें फैलाई हुई हैं। गलत बोल रहे हैं ना ये, तो बाकी लोग तो है नहीं आपके साथ। मैं आपको, पहली बात तो ना ही टीम अन्ना थी और ना ही टीम अरविंद है। ये इस देश के लोग हैं जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और किरण जी, जस्टिस हेगड़े, उनके कुछ व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो लोग भी बाहर से समर्थन करेंगे। अन्ना जी ने ये पोजीशन ली है और आई थिंक हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अन्ना जी बाहर से, अगर आपको याद हो जंतर मंतर पे उन्होंने भाषण दिया था कि मेरी टीम संसद में जाएगी लेकिन मैं बाहर रहकर इन पे नजर रखूंगा, अगर ये लोग कुछ भी गलत करते हैं तो मैं इनके कान पकड़ के खींचूंगा। सो अगर ऐसा मॉरल फोर्स हमारे ऊपर रहता है तो हम कुछ भी गलती करेंगे, कहीं भी फिसलेंगे, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अन्ना जी हमें ठीक रास्ते पे लेके आएंगे। संदीप, आपको नहीं लगता कि जो वर्तमान पार्टियां हैं और नेता हैं, उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से जितने भी लोग इस ऑडियंस में हैं, उनका विश्वास राजनीति में तोड़ दिया? उनको लगता ही नहीं कि, इसलिए जब नारा निकलता है सड़क से कि मेरा नेता चोर है, तो लोगों को लगता है हाँ ये सही बोल रहा है। क्योंकि जैसे ये पूरा मानसून सत्र हुआ, पूरे का पूरा वॉश आउट हो गया, कुछ भी चर्चा नहीं हुई, बहस नहीं हुई। 2G है, कोलगेट है, इतने सारे स्कैम्स हैं कि जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की, वो एकदम जीरो पे आ गई है या फिर नेगेटिव में चली गई। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि कई दलों में, और इसमें मैं कौन क्या ज्यादा है वो तो नहीं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आचरण से, अपनी एक्टिविटी से एक परछाई तो पूरी राजनीतिक, पूरी जो एक व्यवस्था है उस पर रखी है। और जैसे कहते हैं कभी कभी एक मछली जो है पूरी तालाब को गंदा करने में, कम से कम गंदा दिखने में सामने आती, और वही कारण है कि एक आवाज, जैसे आपने कहा, आवाज उठ रही है। हाँ, ये समझ लेना कि नहीं हर व्यक्ति इस बात में पूरी तरह से विश्वास करेगा, और क्या जो आप अभी है वो सब पूरी तरह खराब है, उसमें सब गलत है, ऐसा नहीं है। इस समय एक उबाल है, उस उबाल के पीछे जो कारण है वो जमीनी कारण है, जो कारण है वो ऐसा नहीं है कोई कि हवाई कारण है। हम लोगों के आचरण में गलतियां हुई हैं, हम लोगों के नेतृत्व में, हम लोगों के जो सीनियर्स रहे हैं और लोग रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं शायद जो नई भावनाएं इस देश में बन रही थी, नई एस्पिरेशन बन रही थी, जो नए लोग आ रहे थे धीरे धीरे 18, 20, 25 साल के हुए, उनकी आकांक्षाओं से अपने आप को नहीं जोड़ पाए। ये नहीं समझ पाए कि जिस तरीके की एक सामंती राजनीति पहले के दशकों में चलती थी शायद आज नहीं चल पाएगी। तो दोनों, हमने वो कनेक्ट भी खोया है और एक जगह शायद उस तरीके से जो जुड़ना चाहिए लोगों से नहीं जुड़ पाए। आपको लगता है कि अरविंद का पॉलिटिकल मूवमेंट कामयाब होगा? ऑल द बेस्ट। मेरे आई थिंक आई कांग्रेचुलेट हिम इन ऑल द अदर 542 सीट्स। 542 सीट की एक सीट तो आप ले जाएंगे, बाकी सीटों का क्या होगा? वो ईस्ट दिल्ली की सीट ना हो, बेचारे वो बड़े परेशान है। चलिए, नहीं तो ये बताइए, but that's a very important question. Where are the 543 candidates who can fight? Because someone like a Kiran Bedi, who might have been able to win her own seat, she says she doesn't want to be a part of Arvind's political movement. She wants to stay out of it. And you've said that she's sympathetic towards the BJP, or she doesn't want to attack the BJP. So where are the 542 winnable candidates who can bring about the revolution that you promise her? So दो पार्ट है आपके क्वेश्चन की। पहली चीज, मुझे लगता है 120 करोड़ लोगों के इस देश में हम 542 अच्छे और ईमानदार लोग जरूर ढूंढ सकते हैं। ये इतना बड़ा काम नहीं है। उसको अगर हम उसका दायरा केवल नेताओं के बच्चों तक सीमित रखेंगे तब तो 542 मिलने मुश्किल है, लेकिन अगर हम पूरे देश भर में ढूंढने चलेंगे तो 542 बहुत अच्छे। दूसरी बात आपने कहा विनेबल। अगर इस देश के अंदर
लोगों को एक उम्मीद जागेगी कि अब तो बदलाव आएगा, अब तो भारत बदलेगा, और वो उम्मीद जागी है पिछले 1.5 साल के अंदर। अगर ये उम्मीद बरकरार रही और अगर ये उम्मीद बढ़ी और लोगों को लगा कि अब ये राजनीतिक क्रांति आ रही है और अब भारत बदलेगा, मैं आपको बता रहा हूं 542 के 542 लोग जीतेंगे। All right, let's take some questions from the audience. Okay, I will be a very unpopular man at the end of this. Let's begin with this gentleman in the white kurta right in the front. केजरीवाल साहब, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, ये मूवमेंट आपने स्टार्ट किया उसके लिए, एंटी करप्शन का जो भी है। आप सवाल छोटा रखिएगा। सवाल छोटा है। आपने एंटी करप्शन, आप जन लोकपाल बिल का डिमांड कर रहे हैं सरकार से, लेकिन जो करप्शन होता है उससे हमें फायदा होता है कई बार, इसलिए हम करप्शन करते हैं। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि हमें इतनी वैल्यूज दी जाए कि हम करप्शन को करें ही ना किसी फॉर्म में भी? क्या आपको नहीं लगता हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए, सबको इतना एजुकेट कर दे कि वो करप्शन करे ही ना कि एक बिल के पीछे बढ़ जाए जबरदस्त, ताकि पूरा देश हमेशा के लिए सुधर जाए। कोई छोटा मोटा बिल तो बहुत है आज तक हमारे पास, इतनी वैल्यूज देते हम लोगों को कि करप्शन करना ही नहीं चाहे। तो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एजुकेट कीजिए, ना कि पार्टी बनानी सोचिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। जब पिछली साल अन्ना जी रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे, तो एक पुलिस वाला मेरे पास आया, कहता है जी मैं 16 साल से रिश्वत लेता था, लेकिन पिछले 10 दिन से मैंने रिश्वत नहीं ली, और जितना आनंद मैंने इन 10 दिनों में अनुभव किया 16 साल में कभी आनंद अनुभव नहीं किया। उसको कोई वैल्यू सिस्टम देने नहीं गया था, उसको कोई वैल्यू एजुकेशन देने नहीं गया था, उसकी इंसानियत जाग पड़ी, उसकी आत्मा रो पड़ी। अभी जब हम लोग 25 जुलाई से अनशन पे बैठे थे, एक व्यक्ति की ऑल्टो गाड़ी 1.5 साल पहले चोरी हो गई थी। वो व्यक्ति गुड़गांव के पुलिस स्टेशन पे जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, वहां पे गाड़ी छोड़ गया। उस गाड़ी के ऊपर अन्ना जी का स्टिकर लगा हुआ था, और उसके वाइपर पे उसने एक पर्ची छोड़ी कि अन्ना जी की गाड़ी अन्ना जी को मुबारक। उस चोर को कोई वैल्यू एजुकेशन नहीं देने गया था। जिस दिन जन भावनाओं का सैलाब जागता है देश के अंदर, तो किस तरह से इंसानों की पूरे हजूम के हजूम बदल जाते हैं, हम विश्वास भी नहीं कर सकते। All right, thank you. No, let's get some more questions, please, from the gentleman in the blue shirt. The gentleman here in the blue shirt, please. सर, आपकी स्पीच बहुत इंस्पिरेशनल थी, आपकी ये पूरी कॉन्वर्सेशन। बट हम लोग एज अ यूथ, हमसे आपको क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि हम लोग आगे बढ़ सकें, आपका साथ दे सकें, मतलब डायरेक्टली आपका साथ दे सकें। हमारे पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये आंदोलन अभी तक सड़कों पे चल रहा था, अब ये आंदोलन सड़क से उठ के अब संसद तक जाएगा। संसद में भी आंदोलन होगा और सड़क में भी आंदोलन होगा। उसमें सबसे अहम भूमिका इस देश के यूथ को निभानी पड़ेगी। ये हमारी वजह से नहीं हो पाएगा। आप लोगों को अपने अपने घरों से निकल के पूरे इलाके के अंदर घर घर जाके आपको लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं और लोग इन सारी पार्टियों को नकार के इस आंदोलन को वोट करें, ताकि ये आंदोलन जाके संसद को आंदोलित कर सके। तो आप सब लोगों को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। That lady in the check order. मेरा सवाल संदीप जी के लिए है। जैसे कि हमें दिख ही रहा है कि अभी इलेक्शंस आ ही रहे हैं दिल्ली के, तो जो ये सरकार ने डिसीजन लिया है इलीगल कॉलोनी को रेगुलाइज करने के लिए, तब ये सरकार कहां थी जब ये एक्चुअली में लोग इलीगली उस जगह पर आ रहे थे? क्यों नहीं उन्हें तभी रोका गया, बजाय कि अब इन्हें रेगुलाइज किया जाए? मैम, इलीगल कॉलोनीज का बनने का बहुत सीधा था। इट वॉज फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ओवर लास्ट 25-30 साल। जो हाउसिंग जिस तरीके से दिल्ली में देनी थी वो नहीं दिए, चाहे 8-10 साल में इसमें भारत सरकार में, दिल्ली की सरकार में कांग्रेस की रही हो, चाहे उसके बाद किसी की रही हो। कलेक्टिव फेलियर डीडीए का और उनकी संस्थाओं का था। अगर 35-40 लोग आकर दिल्ली में उन कॉलोनीज में रहे जहां वो जानते थे इलीगल है, इसका मतलब है घर की आवश्यकता थी और हम लोग घर प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन मसला यह कि जब इन लोगों ने कीमतें देकर, जमीनें खरीदकर, घर खरीदकर अपने घर बनाए, तो अब क्या उनको उजाड़ दें आज? इसलिए सरकार का निर्णय हुआ था कि नहीं, इनको लीगल किया जाए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लीगल इलीगल केवल एक लैंड यूज का इशू है।
ये कोई नहीं है कि इन्होंने किसी की जमीनें हथिया ली हैं या इलीगल में कोई चोरी कर ली है या किसी की जमीन ले ली है जो इनकी अपनी थी। ये सामान्य लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो जाते हैं, जहां कहीं घर मिलता है उसको ले लेते